बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे ना। हम आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। तो आज के लेक्चर में हम कंप्लीट एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 उसकी एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट सॉल्व किया था। तो इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं। इससे पहले आप लोग चाहें तो अपनी बुक्स को भी ओपन करके अपने पास रख सकते हैं ताकि साथ साथ स्टेटमेंट को रीड करते जाएं। अदरवाइज मैंने जो ये लेक्चर तैयार किया है आप लोगों को इसके अंदर बुक ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने हर स्टेटमेंट को साथ राइट किया है, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले भी अंडरस्टैंड कर सकें और उर्दू मीडियम वाले भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। ये है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, मदरजा झैल कालबों में से वहदानी कॉलम, कतारी कॉलम, कालमी कालबों और सिफरी कालबों की शिनाख्त करनी है आप लोगों ने। ठीक है, यानी कि आप लोगों का जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको मैट्रिक्स जो है वो गिवन होंगे। ठीक है, आप लोगों ने उन सारे मैट्रिक्स में से बताना है कि कौन सा मैट्रिक जो है वो यूनिट मैट्रिक है, कौन सा रो मैट्रिक है, कौन सा कॉलम मैट्रिक है और कौन सा नल मैट्रिक है। तो आप लोगों को ये चीज़ कैसे पता चलेगी, उसके लिए हमें पहले ये बात जानना ज़रूरी है कि आइडेंटिटी मैट्रिक यानी कि आइडेंटिटी यूनिट को आइडेंटिटी मैट्रिक भी कहते हैं। ठीक है, तो हमें ये बात पहले जानना ज़रूरी है कि जो यूनिट मैट्रिक होता है वो क्या होता है, हमें कैसे पता चलता है कि ये मैट्रिक यूनिट मैट्रिक है, या रो मैट्रिक का कैसे पता चलता है, या कॉलम का या नल मैट्रिक का। ठीक है, इसी तरह अगर उर्दू में भी देख लिया जाए तो उसके लिए हम पहले इनकी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, हमें ईजीली पता चल जाएगा कि कौन सा मैट्रिक कौन सा है, यानी कि रो वाला है, कॉलम का है, या नल है, या यूनिट है। तो अब हम नीचे आ जाते हैं। हम इसकी पहले फर्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं यूनिट मैट्रिक की, जिसे कि हम जो है आइडेंटिटी मैट्रिक भी कहते हैं। ठीक है, अब आ चुके हैं हम यहाँ पे। आप लोग यहाँ पे देखें फर्स्ट डेफिनेशन क्या है कि यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक, यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक, यानी कि इसको यूनिट मैट्रिक भी कहते हैं और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक भी कहते हैं। तो अगर उर्दू में देखा जाए तो उर्दू में इसको वहदानी कालब कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि एक मैट्रिक हमें गिवन है तो वो यूनिट मैट्रिक है या नहीं। तो आप लोग देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज इक्वल, मैट्रिक के अंदर वैल्यूज़ गिवन है आप लोगों को 1, फिर 0 है, 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो भी मैट्रिक हो जब उसके ये डायगनल, ठीक है, ये जो इस तरह से होते हैं इनको हम डायगनल बोलते हैं। ठीक है, डायगनल। तो अब हम ये देखेंगे कि एक मैट्रिक है तो उसके अंदर जो डायगनल एंट्रीज हैं, ये डायगनल एंट्रीज सारी ज़ीरो होनी, सॉरी ज़ीरो नहीं, सारी 1 होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये सारी डायगनल एंट्रीज किसी भी मैट्रिक के अंदर ये सारी डायगनल एंट्रीज 1 है और जो नल जो हमारे पास नल डायगनल्स हैं तो वो हमारे पास 0 होने चाहिए। ठीक है, डायगनल्स हैं वो 1 होने चाहिए और जो नल डायगनल हैं यानी कि नॉन डायगनल्स हैं वो सारे आपको लोगों के पास 0 होने चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस मैट्रिक के अंदर ये सारी वैल्यूज़ जो हैं 1 हैं और ये बाकी सारी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी 0 हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैट्रिक जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक है। तो उसके बाद ये देख लेते हैं बी है। तो बी के अंदर क्या है कि इस मैट्रिक में भी लिखा हुआ है 1 0 0 1, यानी कि डायगनल इसमें जो है वो एंट्रीज जो है इसके अंदर भी 1 है और जो नन डायगनल्स हैं वो 0 हैं। ठीक है, तो हम क्या इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक। ये आप लोगों ने बात हमेशा याद रखनी है। आइडेंटिटी मैट्रिक क्या होता है, जिसके अंदर नन डायगनल्स जो हैं वो सारे 0 हों। ठीक है, ये सारे 0 हों, ये भी, लेकिन जो डायगनल हैं वो सारे 1 ही होने चाहिए। ठीक है, तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक कहते हैं। ये 3/3 का हमारा जो है ऑर्डर था, यानी कि इसमें 3 ही रोज हैं और 3 ही कॉलम है, तो वो ये साथ मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड डेफिनेशन को देख लेते हैं, जो इसकी सेकंड डेफिनेशन है। तो सेकंड डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। वो किसकी होगी, हमारी रो मैट्रिक्स की। हम देख लेते हैं कि हम रो मैट्रिक जो है वो किससे, ठीक है, कैसे हमें पता चलता है कि हमारा कोई जो है मैट्रिक है तो वो रो मैट्रिक है या नहीं।
तो अब आप लोग यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे देखें ये है रो मैट्रिक्स, ठीक है। इसके डेफिनेशन में देख लेते हैं। आप लोगों ने अगर प्रॉपर इनकी डेफिनेशंस भी याद करनी है, ठीक है। मैं तो आप लोगों को ये समझा रही हूँ कि किस तरह से हमें पता चलता है कि मैट्रिक है, ये मैट्रिक कौन सा है, लेकिन आप लोगों ने इनकी डेफिनेशंस भी प्रॉपर याद करनी है क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन भी मस्ट आती हैं। तो अब हम चलते हैं रो मैट्रिक की तरफ। रो मैट्रिक को हम उर्दू में कितारी कालब कहते हैं। तो अगर रो मैट्रिक देखा जाए तो रो मैट्रिक वो मैट्रिक होता है जिसके अंदर जस्ट वन रो होती है, जस्ट वन रो होती है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं C इज इक्वल, इस मैट्रिक के अंदर लिखा हुआ है 2 - 1 7। कॉलम जितने भी हो जाएं वो मैटर नहीं करता रो मैट्रिक में, लेकिन रो मैट्रिक में ये बात मैटर करती है कि उसके अंदर जस्ट वन रो होनी चाहिए, जस्ट वन रो। ये देखिए जस्ट एक ही रो है इसके अंदर, नीचे इसके अंदर इसके नीचे कोई और रो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए मैंने साथ लिखा भी हुआ है कि इट हैज़ ओनली वन रो, जिसकी जस्ट एक रो हो वो रो मैट्रिक होता है। आगे नेक्स्ट ये भी है P, और इसके अंदर इस मैट्रिक के अंदर है 1 - 1, तो ये देखें इसके अंदर भी जस्ट एक ही रो है, तो ये भी हमारा क्या है, रो मैट्रिक। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट कौन सी डेफिनेशन है, कॉलम मैट्रिक। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक मैट्रिक कॉलम कैसे है, तो उसका भी इसको उर्दू में कालमी कालब कहते हैं, ठीक है। तो कॉलम मैट्रिक का हमें कैसे पता चलता है कि ये देखें इधर लिखा हुआ है M इज इक्वल, ये मैट्रिक है तो इसके अंदर है 1 और 0, ठीक है। कॉलम मैट्रिक का हमें कैसे पता चलेगा, वो इस तरह पता, जैसे रो मैट्रिक है तो उसके अंदर जस्ट वन रो होनी चाहिए, तो इसी तरह कॉलम मैट्रिक है तो उसके अंदर जस्ट वन कॉलम होना चाहिए। रो जितनी भी हो जाए वो मैटर नहीं करता, जस्ट वन कॉलम होना चाहिए। अब देखिए इसके अंदर जस्ट वन कॉलम है तो ये क्या है, हमारा कॉलम मैट्रिक्स। अगर इसको देखें तो इसके अंदर भी देखें जस्ट वन रो कॉलम है तो ये भी क्या है, हमारा कॉलम मैट्रिक है, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट देखिए नीचे नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सी है, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स को उर्दू में जो है सिफरी कालब कहा जाता है। इसके अंदर देखें, इसके अंदर है A इज इक्वल, ये मैट्रिक है आपको दिया हुआ 0 0 0 0, ठीक है। उसके बाद एक ये मैट्रिक है, ये इसके अंदर भी क्या है 0 0। अगर ये मैट्रिक देखा जाए तो इसके अंदर भी 0 0। अगर इस मैट्रिक को देखा जाए तो इसके अंदर भी सारे हमारे 0 हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक वो होता है जिस मैट्रिक में सारी वैल्यूज 0 हों, जितनी भी उसके अंदर एंट्रीज हुई हैं वो सारी की सारी 0 होनी चाहिए। देख सकते हैं आप सब में 0 है, तो ये क्या होता है, नल मैट्रिक, ठीक है। इस तरह से हमें इन सारी डेफिनेशंस का मालूम हो गया। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 को अब सॉल्व करेंगे। हमने डेफिनेशन जो है मुझसे उनकी देख ली हैं कि हमें कैसे पता चलता है कॉलम मैट्रिक का, नल मैट्रिक्स का और हमारे यूनिट मैट्रिक्स का, वो हमें किस तरह पता चलता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए। इसकी स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को पहले ही राइट करके रीड करवा दी है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये देखें, ये ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, ये बी मैट्रिक दिया हुआ है, ये सी है, इसी तरह ये डी, ई और एफ, ये सारे मैट्रिक आपको गिवन है। आप लोगों ने यहाँ से देखना है और बताना है कि इनमें से नल कौन सा है, रो मैट्रिक कौन सा है, कॉलम कौन सा है, यूनिट मैट्रिक कौन सा है, और यूनिट मैट्रिक को ही हम आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, जब हम फर्स्ट की तरफ आते हैं तो ये देखिए ये मैट्रिक है, इसके अंदर देखिए सारी वैल्यूज 0 है, और मैंने आपको बताया है जिस मैट्रिक के अंदर सारी वैल्यूज 0 होती हैं उसको हम नल मैट्रिक कहते हैं, ओके, ठीक है। तो उस ठीक है, ए जो है ये नल मैट्रिक हो गया। उसके बाद देखते हैं और कोई ऐसा मैट्रिक है जिसके अंदर सारी वैल्यूज 0 हैं। ये देखें ये मैट्रिक है तो इसके अंदर भी सारी वैल्यूज 0 हैं, एक ही है बेशक लेकिन है 0 ही, तो ठीक है। हम फिर उसके अलावा कोई नहीं है तो हम बोलेंगे कि जो ए है और ई है, ठीक है, ए और ई जो है, ए मैट्रिक और ई मैट्रिक ये क्या है, नल मैट्रिक है, क्योंकि इनके अंदर सारी वैल्यूज जितनी भी हैं वो 0 हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो बी में हम देखते हैं, देखें इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देख लें, इसके अंदर एक ही रो है। ये देखें इधर से साफ पता चल रहा है कि एक ही रो है इसके अंदर। तो इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये रो मैट्रिक है। मैंने बताया है कि रो मैट्रिक के अंदर जस्ट एक रो होती है, कॉलम जितने भी हो जाए वो मैटर नहीं करता, रो एक होनी चाहिए। अब देख लें एक ही रो है इसके अंदर, तो इसके अलावा हम देखते हैं कोई और मैट्रिक है जिसके अंदर एक ही रो और कोई भी नहीं है, तो हम लिख देंगे कि जो बी है, ठीक है, बी जो है वो रो मैट्रिक है हमारा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। सी इज इक्वल, हमें ये देखें डी है 4 0 6, तो देखें इसके अंदर जस्ट एक ही कॉलम है। तो मैंने बताया है कि कॉलम मैट्रिक वो होता है जिसके अंदर जस्ट एक कॉलम हो, जिसके अंदर एक ही कॉलम हो।
अब हम देखते हैं कोई और भी है जिसके अंदर एक ही कॉलम है। तो यहाँ पे देखें, ये इसके अंदर भी एक ही कॉलम है और इसके अंदर भी एक ही कॉलम है। तो इसका क्या मतलब हुआ, सी और एफ। जो सी मैट्रिक है और एफ मैट्रिक है वो क्या है, वो कॉलम मैट्रिक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो इस पे आ जाइए डी। डी में क्या दिया हुआ है, 1001। ये देखिए, इस मैट्रिक को देखते ही पता चल जाता है कि ये तो यूनिट मैट्रिक है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक है। मैंने बताया कि आइडेंटिटी मैट्रिक वो होता है जिसके अंदर डायगनल वैल्यूज़ जो हैं वो 1 होनी चाहिए और जो नन डायगनल्स हैं वो 0 होने चाहिए। ठीक है, तो ये देखें वही है। तो इसको हम बोल देंगे कि जो डी मैट्रिक है वो हमारा क्या है, यूनिट मैट्रिक है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि स्क्वायर मैट्रिक क्या होता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक क्या होता है। तो हम देख लेते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक को हम मरबी कॉलब भी ही कहते हैं। ठीक है, उर्दू में मरबी कॉलब कहते हैं और इंग्लिश में इसको स्क्वायर मैट्रिक कहते हैं। तो उसको देख लेते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि एक मैट्रिक जो है वो स्क्वायर मैट्रिक है। ये देखिए, ए इज इक्वल दिया हुआ है इस मैट्रिक में 2 - 1 0 3। तो इसको देखते हैं कि यहाँ से ये स्क्वायर मैट्रिक कैसे है, हमें कैसे पता चला कि ये स्क्वायर मैट्रिक है। देखिए, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक हमेशा से वो होता है जिसमें उसके जो नंबर ऑफ रोज हैं वो इज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के। इसका मतलब ये है कि जितनी भी एक मैट्रिक है, जितनी उसके अंदर रोज हैं उतने ही उसके अंदर कॉलम भी होने चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए ये मैट्रिक दिया हुआ है जिसके अंदर देखिए ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और उसी तरह ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसके अंदर 2 ही रोज है और 2 ही कॉलम है। तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक। अगर बी को देख लें तो इसके अंदर भी देखें, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो है स्क्वायर मैट्रिक है। स्क्वायर मैट्रिक की डेफिनेशन को हमने रीड कर लिया, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जितनी रोज होती हैं उतने ही इसके अंदर कॉलम भी होने चाहिए, तभी इसको स्क्वायर मैट्रिक कहते हैं। उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक को देख लेते हैं। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक की क्या डेफिनेशन है कि इसके अंदर देखिए ए इज इक्वल, हमें मैट्रिक दिया हुआ है, इसमें वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम। वो कह रहे हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक वो होता है जिसमें उसकी नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि एक मैट्रिक है तो उसके अंदर जितनी रोज हैं उतने कॉलम नहीं होने चाहिए। ठीक है, कभी इक्वल नहीं होने चाहिए। अब देखिए इसके अंदर ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये 3 रोज हैं और ये देखिए ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, यानी कि इसके अंदर 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक। इसके अंदर इस तरह ये बी में देख लें तो इसमें 1 रो है लेकिन इसके अंदर 3 कॉलम है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक है। स्क्वायर मैट्रिक में क्या होता है कि नंबर ऑफ कॉलम और रोज जो है इक्वल होने चाहिए और रेक्टेंगुलर मैट्रिक में जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम है वो इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 को हम रीड करते हैं। इसमें क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई। वो कह रहे हैं कि जितने ये मैट्रिक दिए गए हैं इनको आप आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सा मैट्रिक है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लें, यहाँ पे उन्होंने सारे मैट्रिक आपको दिए हुए हैं। स्क्वायर मैट्रिक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक है, रो मैट्रिक है, कॉलम मैट्रिक है, आइडेंटिटी मैट्रिक है और नल मैट्रिक है। वो कह रहे हैं कि ये बारी बारी देखते जाएं कि इनमें से कौन सा मैट्रिक स्क्वायर है, कौन सा रेक्टेंगुलर है, कौन सा रो है। अब हम फर्स्ट को देख लेते हैं। ये देखिए फर्स्ट पे क्या है, स्क्वायर मैट्रिक। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी मैट्रिक हमें दिए गए हैं उनमें से कितने स्क्वायर मैट्रिक हैं। ठीक है, तो अब स्क्वायर मैट्रिक की हमने डेफिनेशन अभी देखी है, पीछे ही हमने डेफिनेशन की है स्क्वायर मैट्रिक की। स्क्वायर मैट्रिक कौन सा मैट्रिक होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो सेम हूँ। ठीक है, तो अब हम स्क्वायर मैट्रिक को देख लेते हैं। देखें स्क्वायर मैट्रिक में अब देखते हैं कौन कौन सा आता है, ये देख लेते हैं। तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज और कॉलम जो हैं वो इक्वल नहीं है। ठीक है, इसके अंदर 2 रोज हैं और 3 जो हैं वो कॉलम है, तो ये नहीं है। उसके अंदर बाद ये भी नहीं हो सकता। ये देखें इसके अंदर कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक। तो हमने लिख दिया कि 3 वाला जो है वो स्क्वायर मैट्रिक है। उसके बाद आ जाते हैं इस पे, यहाँ पे देखें यहाँ भी 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। ठीक है, तो अब हम ये लिख देंगे कि जो 4 वाला है वो भी स्क्वायर मैट्रिक है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये देखें ये इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, इसमें रोज और कॉलम, इसमें भी रोज और कॉलम इक्वल नहीं है। ये देखें तो इसके अंदर 3 रोज हैं और 3 ही इसके अंदर कॉलम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक है। इसको भी हमने राइट कर दिया।
तो बाकी ये भी, इसके अंदर भी रोज और कॉलम सेम नहीं है, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक नहीं है। अब यहाँ से अब इन सारे मैट्रिक में हमने चेक किया कि स्क्वायर मैट्रिक कौन कौन सा है, वो हमने राइट कर दिया। अब हमने देखना है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक जो है, इन सारे मैट्रिक में कितने रेक्टेंगुलर मैट्रिक हमारे पास गिवन है। अब हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक देख लेते हैं। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक की हमने भी डेफिनेशन भी की है पीछे, उसमें हमने क्या देखा है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक में रोज और कॉलम जो है एक मैट्रिक के इक्वल नहीं होते, यानी कि एक मैट्रिक के अंदर रोज और कॉलम इक्वल ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक होता है, मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए फर्स्ट पे, तो यहाँ पे देखें 2 रोज और 3 कॉलम, यानी कि इसके रोज और कॉलम सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक। उसके बाद इसकी भी इक्वल जो है इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक हो गया। इसकी इक्वल है तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक नहीं है। इसकी भी इक्वल है रोज और कॉलम्स, तो ये भी रेक्टेंगुलर नहीं है। अगर इसमें देखें तो इसमें भी 3 रोज और 2 कॉलम है, तो इसका मतलब ये भी हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक है, ठीक है, वो भी हमने इधर राइट कर दिया। उसके बाद 6 पे आ जाए, इसके भी रोज और जो कॉलम है वो इक्वल नहीं है, तो हमने यहाँ पे इसको भी राइट कर दिया कि ये भी रेक्टेंगुलर है। उसके बाद ये भी इक्वल नहीं है, तो इसका भी हमने राइट कर दिया। इसी तरह से ये जो देखें ये इक्वल है, मतलब इसमें रोज और कॉलम इक्वल हैं, तो ये हमने यहाँ पे राइट नहीं किया क्योंकि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आ जाए तो ये देखें इसके भी रोज और कॉलम जो है वो इक्वल नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया कि ये भी हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक है। उसके बाद आ जाए सी पे, तो सी में क्या है, रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स में की भी हमने डेफिनेशन की है। रो मैट्रिक वो मैट्रिक होता है जिसके अंदर जस्ट 1 रो हो, ठीक है, ये हम रीड कर चुके हैं पीछे। तो अब देख लेते हैं कौन कौन सा मैट्रिक है जिसके अंदर जस्ट एक ही रो है, ठीक है। अब इसके अंदर तो नहीं है, साफ पता चल रहा है, इसके अंदर 2 हैं, इसके अंदर देखें 3 रोज हैं, इसके अंदर 2 रोज हैं, ये सारे ही नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पे आ जाए, ये देखें 6 वाला, इसके अंदर जस्ट 1 रो है, देख लें जस्ट 1 रो, ठीक है। तो ये क्या हमारा हुआ रो मैट्रिक। उसके अलावा देख लें इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, कोई भी ऐसा और मैट्रिक नहीं है जिसके अंदर एक ही रो हो, बस इसके अंदर जस्ट एक रो थी, तो हमने लिख दिया कि ये हमारी जो है इसके अंदर जस्ट एक रो थी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये हमारा रो मैट्रिक है, ठीक है। उसके बाद कॉलम मैट्रिक पे आ जाए, तो कॉलम मैट्रिक भी हमने डेफिनेशन रीड किया है कि जिसके अंदर जस्ट एक कॉलम हो, जिस मैट्रिक के अंदर जस्ट एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक होता है। अब इसके अंदर भी 3 कॉलम है, तो ये हमारा नहीं है। इसके अंदर देखें जस्ट एक कॉलम है, तो ये हमारा कॉलम मैट्रिक है, तो यहाँ पे हमने इसको राइट कर दिया कि 2 वाला हमारा कॉलम मैट्रिक है। अब ये देखें इसके अंदर 2 कॉलम है, तो ये भी नहीं है, इसके अंदर भी 2 है, तो ये नहीं, इसके अंदर भी 2, तो ये भी नहीं, इसके अंदर देखें 3 है, ये भी नहीं हो सकता। अब ये देखें इसके अंदर जस्ट एक कॉलम है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा कॉलम मैट्रिक, और इसके अंदर भी नहीं है एक कॉलम, इसके अंदर भी, ठीक है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 2 है, जस्ट जिसके अंदर एक हो हम बस उसी को देखते हैं कि वो कॉलम मैट्रिक हो, तो वो हमने यहाँ पर राइट कर दिया। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक कौन कौन सा है। आइडेंटिटी मैट्रिक मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, आइडेंटिटी को यूनिट मैट्रिक भी कहते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक वो होता है जिसके डायगोनल में सारी वैल्यूज़ 1 हों और नन डायगोनल्स में 0 हों। और मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि यहाँ पे इस तरह से जो वैल्यूज़ होती हैं ये हमारी डायगोनल्स होती हैं, ये जो उसके ऊपर जितनी भी वैल्यू हों और नीचे हों वो नन डायगोनल्स होते हैं। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट पे आ जाए, यहाँ पे इसके डायगोनल्स में देखें तो इसके ये तो है ही नहीं बिल्कुल भी, ये तो है हो ही नहीं सकता हमारा डायगोनल, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। यहाँ पे आ जाए तो ये देखें इस मैट्रिक के अंदर जो डायगोनल वैल्यूज़ हैं वो 1 1 है और जो बाकी नन डायगोनल हैं वो 0 है, तो इसका मतलब ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक है, तो वो हमने यहाँ पर राइट कर दिया। अब ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब बस यही था, तो हमने राइट कर दिया। उसके बाद एफ पे आ जाते हैं, इसमें इसके अंदर है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कौन सा होता है वो भी मैंने आप लोगों को पीछे बताया है। नल मैट्रिक वो होता है जिसके अंदर जिस मैट्रिक के अंदर सारी वैल्यूज़ जो हैं वो 0 हों। हम चेक कर लेते हैं, इसके अंदर नहीं है, नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाला, ये सारे नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये मैट्रिक आ जाए तो इसके अंदर देखिए सारी की सारी वैल्यूज़ ही 0 हैं, तो इसका मतलब ये हमारा नल मैट्रिक है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले हमें ये 2 डेफिनेशंस हैं, इनका देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में ये दोनों ही अप्लाई होंगी। अब हम देख लेते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन से होते हैं और स्केलर मैट्रिक कौन से होते हैं। डायगोनल मैट्रिक में आ जाए तो डायगोनल मैट्रिक को हम वर्ती कॉलम भी कहते हैं।
इसमें देखें ए हमें ये एक मैट्रिक दिया हुआ है, इसी तरह ये सी है, ये एम है। हम देख लेते हैं डायगोनल का कैसे पता चला है। तो डायगोनल मैट्रिक वो होता है जिसकी ये डायगोनल्स वैल्यू हैं, इनमें से कोई एक जो वैल्यू है वो नन ज़ीरो हो। नन ज़ीरो का मतलब है कि इन तीनों में से कोई एक वैल्यू ऐसी लाजमी होनी चाहिए कि वो जो है वो ज़ीरो ना हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे तीनों ही ऐसी वैल्यू हैं जो ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये तो डायगोनल है ही है, ठीक है। कंडीशन ये है कि मैट्रिक में जो नन डायगनल्स हैं ये तो सारे ज़ीरो ही होने चाहिए, ठीक है। लेकिन जो डायगनल वैल्यूज़ हैं, ये 1 2 3 लिखा हुआ है, इनमें से इन तीनों की जगह पे, ठीक है, यहाँ पे तो 1 2 3 लिखा हुआ है, लेकिन इन तीनों की जगह पे एक वैल्यू लाजमी ऐसी होनी चाहिए जो ज़ीरो ना हो। लेकिन यहाँ पे तीनों वैल्यू ही ऐसी हैं जो ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये तो डायगनल लाजमी है, ठीक है। तीनों नन ज़ीरो हो जाए तब भी वो डायगनल होता है, अगर एक नन ज़ीरो हो जाए तब भी डायगनल होता है। कंडीशन ये है कि एक नन ज़ीरो लाजमी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये देख लें सी है, तो इसके अंदर ये जीरो है, जीरो 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 जीरो। अब देख लें इसके अंदर ये डायगनल वैल्यू, नन डायगनल तो जीरो ही है, डायगनल वैल्यू यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 जो है वो नन जीरो है, एक जीरो है, उससे मसला नहीं होता, बस एक लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह एम है, तो इसके अंदर भी देखें ये डायगनल वैल्यू जो है नन जीरो है, बाकी सारे जीरो हैं, तो इसका मतलब ये हमारे पास डायगनल मैट्रिक है, ठीक है। इस तरह से मैंने साथ इंग्लिश में भी इसको राइट कर दिया, जो मैंने आप लोगों को उर्दू में समझा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि स्केलर मैट्रिक हमारा क्या होता है। तो स्केलर मैट्रिक में ये देखें, एक ये आप लोगों को मैट्रिक दिया हुआ है, यहाँ पे देखें 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो स्केलर मैट्रिक वो होता है कि जिसके डायगनल की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हो। अब यहाँ पे देखें ये 2 है, नन डायगनल 0 ही होने चाहिए, ठीक है, लेकिन डायगनल वैल्यू जो है वो सेम हो। यहाँ 2 है, 2 है, 2 है तीनों में। अगर यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 4 होता, तो ये स्केलर मैट्रिक कभी नहीं था होना, ठीक है। तो हमारा जो स्केलर मैट्रिक है उसके अंदर ये तीनों जो हैं वो सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ 3 होता है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, फिर भी स्केलर मैट्रिक है, यानी कि इनकी सेम वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए। देखिए इधर भी सेम है, तो यही मैंने इधर राइट किया हुआ। तो अब हमें पता चल चुका है कि डायगनल मैट्रिक कौन सा होता है, जिसके डायगनल में कम से कम एक वैल्यू तो वो होनी चाहिए जो ज़ीरो ना हो। और स्केलर मैट्रिक क्या होता है, जिसके अंदर सारी की सारी डायगोनल वैल्यू एक जैसी हों, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट आइडेंटिटी, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लें, हमने जितने भी हमें ये मैट्रिक्स दिए गए हैं, हमने यहाँ से आइडेंटिफाई करना है कि डायगोनल कौन सा है इनमें से, स्केलर इनमें से कौन सा है, और आइडेंटिटी यानी कि यूनिट मैट्रिक इनमें से कौन सा है। नीचे दिए हुए काल्बों में से वितरित स्केलर और वहदानी काल्बों की शनाख्त कीजिए। तो हम यहाँ से वितरित स्केलर और वहदानी काल्ब की शनाख्त करेंगे, ठीक है। अब स्केलर काल्ब हम देख लेते हैं कि इनमें से स्केलर जो मैट्रिक है वो कौन कौन सा है। ए पे आ जाए तो यहाँ पे देखें स्केलर मैट्रिक की मैंने अभी अभी आपको डेफिनेशन रीड करवाई है कि स्केलर मैट्रिक वो मैट्रिक होता है जिसमें डायगोनल की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो डायगोनल की वैल्यूज़ जो हैं वो अब चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे ए में हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, ये देखें 4 0 0 4। तो ये देखें यहाँ पे हमारी 4 और 4 ये दोनों वैल्यूज डायगोनल की सेम है, बाकी नन जीरो है, तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक है। ये देख लेते हैं, तो ये देखें इसमें ये हमारा स्केलर मैट्रिक नहीं है, इनकी ये वैल्यूज डायगोनल वाली सेम ही नहीं है। इस पे आ जाए तो ये भी हमारा स्केलर मैट्रिक नहीं है। ये देख लें बेशक इसमें 1 और 1 सेम है, लेकिन 0 और 1 वाली हमने नहीं लेनी, यानी कि अगर इधर 0 0 हो तब भी वो स्केलर मैट्रिक नहीं हो सकता, अगर इधर 1 1 है तब भी वो स्केलर मैट्रिक नहीं हो सकता, ठीक है। ये मैंने आपको बात क्लियर कर दी है, ठीक है। जो लास्ट में स्केलर की जब डेफिनेशन किया तब मैंने नहीं बताई, वो थोड़ा माइंड से निकल गया था। तो आप लोगों को अब मैं ये बात बता रही हूँ कि यहाँ पे अगर 1 1 हो तब भी वो स्केलर मैट्रिक नहीं होता, ठीक है। तो ये देखें ये स्केलर मैट्रिक नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, ये सेम नहीं है डायगोनल, तो ये भी स्केलर मैट्रिक नहीं है। यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे दिया हुआ है ई में 5 - 3 0 है, 0 1 + 1। इसको आप लोगों ने यहाँ पे माइनस और प्लस का भी है, तो इसको आप लोगों ने पहले सॉल्व कर लेना है। तो हम सॉल्व करेंगे, 5 - 3 क्या आ गया 2, 0 का 0, 0 का 0, 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद ये मैट्रिक बन गया। तो इसके अंदर देखें 2 और 2 ये दोनों सेम है, तो हमारा क्या हो जाएगा कि जो है हमने लिख दिया फिर कि ई भी जो है वो स्केलर मैट्रिक है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक अब एक ए है और एक ई है, वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब हम देख लेते हैं कि आइडेंटिटी यानी कि यूनिट मैट्रिक कितने हैं इनके अंदर। तो अब देख लेते हैं, ये भी यूनिट मैट्रिक यानी कि नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आइडेंटिटी मैट्रिक कौन सा होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक वो होता है जिसकी डायगोनल वैल्यू जो है वो 1 हूँ, ठीक है, 1 1 हूँ, और जो नन डायगोनल हैं वो सारे 0 हों।
नॉन डायगोनल तो 0 है, लेकिन ये वैल्यू जो है ये 4 4 है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक नहीं है। ये भी नहीं है, सेम नहीं है इनके। ये देखें तो ये देखें 1 1 है, ये सेम है, और यहाँ पे 0 और 0, यहाँ पे 1 1 होनी चाहिए डायगोनल में, यहाँ 1 1 है, और यहाँ पे नॉन डायगोनल 0 है, तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक है, वो हमने यहाँ पे C राइट कर दिया है। उसके बाद D ये भी नहीं है, E है तो ये भी नहीं है। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक देख लेते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक मैंने आप लोगों को बताया है कि डायगोनल मैट्रिक कौन से होते हैं। डायगोनल मैट्रिक वो होते हैं जिनके मैट्रिक के अंदर कम से कम एक वैल्यू जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं। ये देखें ए में आ जाए तो ये देखें यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, डायगोनल में ये नॉन जीरो ही है, तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, ये डायगोनल मैट्रिक है। ठीक है, बी है तो इसके अंदर ये देखें 2 और -1, यहाँ भी डायगोनल के अंदर जो है नॉन जीरो है, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे सी में आ जाए तो यहाँ भी नॉन जीरो है, तो ये भी हमारा डायगोनल मैट्रिक के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे डी में आ जाए तो यहाँ भी देखें ये 3 है, ये 0 है, यहाँ पे एक जो वैल्यू है वो नॉन जीरो है, तो ठीक है, ये भी डायगोनल मैट्रिक है। ई में आ जाए तो यहाँ पे देखें यहाँ भी जो है नॉन जीरो वैल्यूज मौजूद हैं डायगोनल में, तो इसका मतलब ये भी हमारा डायगोनल मैट्रिक है। इस तरह से ए बी सी डी ई सारी की सारी वैल्यू जो है हमारी डायगोनल मैट्रिक है। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको रीड कर लेते हैं कि उसकी स्टेटमेंट क्या है और उसमें हमने क्या डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड इवन। ठीक है, आपको कह रहे हैं कि यहाँ पे आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक फाइंड करना है। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक हम किस तरह फाइंड करेंगे वो अब हम इस क्वेश्चन नंबर 4 में सीखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ उर्दू में नीचे दिए हुए ए बी सी डी और ई कालबों के बाद तरतीब मनफी कालब आप लोगों ने मालूम करने हैं, यानी मनफी कालब यानी कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक आपने मालूम करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है, ए इज इक्वल, ये मैट्रिक के अंदर दिया हुआ है 1 0 -1। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ तो पता ही होगी, यानी कि आई थिंक इस लेवल पे आके सब बच्चों को ये चीज़ पता ही होती है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और प्लस प्लस किया जाए तो वो क्या होता है, प्लस। ठीक है, ये चीज़ मैंने आप लोगों को साथ राइट कर दिया है अगर किसी को नहीं भी पता तो। अब ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए में ये दी हुई है वैल्यू, इसका हम लोग जो है वो फाइंड कर लेते हैं मनफी कॉलम यानी कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने माइनस से दोनों साइड पे मनफी जो है मनफी अप्लाई कर देना है, यानी कि माइनस दोनों साइड पे हम अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे माइनस ए, ठीक है, माइनस ए यानी कि मैट्रिक के साथ हम लिखेंगे माइनस ए इज इक्वल माइनस ए। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद लिखना है क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि आपने मनफी कॉलम मालूम करना है। आपके पास ए है तो आपने माइनस ए मालूम करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा माइनस ए, जब माइनस ए लिखा तो इस मैट्रिक के साथ भी आप लोगों ने बाहर माइनस लगाना है। ठीक है, ये इस स्टेप के बाद हमने ये स्टेप कर लिया। उसके बाद आप लोगों ने माइनस को अंदर अप्लाई कर देना है। माइनस ये तो ऐसे रहा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं माइनस, ये देखें इसके साथ क्या है, प्लस है। जब किसी चीज़ वैल्यू के साथ साइन शो नहीं हो रहा होता है इसका मतलब होता है उसके साथ क्या है, प्लस है। इसके साथ प्लस है, ये क्या है बाहर माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो हमने लगा दिया -1। अब जीरो है, जीरो के साथ बेशक प्लस लगाएं बेशक माइनस लगाएं वो मैटर नहीं करता, जस्ट जीरो ही रहता है, उसके साथ प्लस माइनस शो नहीं होता। तो यहाँ पे जीरो का जीरो आ गया। उसके बाद 1 पे आ रही, ये -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया 1। ठीक है, +1। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, b इज इक्वल, इस मैट्रिक में दिया हुआ है 3 -1 2 और 1। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मनफी का मालूम करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, माइनस बी लिखा इज इक्वल, इस मैट्रिक के बाहर हमने लिखना है माइनस पहले। ठीक है, वो हमने लिख दिया माइनस और फिर सेम का सेम ये मैट्रिक लिख दिया। उसके बाद ये माइनस बी ऐसे ही आ जाएगा नीचे इज इक्वल। अब ये माइनस जो है अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखो 3 के साथ क्या था, प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया और साथ क्या आ गया माइनस, और 3 का 3। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया और साथ क्या आ गया 1 का 1 ही आ गया। अब इस 2 के साथ क्या है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस और 2 का 2, प्लस माइनस माइनस और साथ क्या आ गया 1। तो इस तरह से ये हमारा माइनस बी यानी कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक हमने फाइंड कर लिया, तो ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, c इज इक्वल 2 6
3 2। ये मैट्रिक्स के अंदर हमें वैल्यू दी गई हैं। इसके साथ हम क्या कर लेंगे -c, ठीक है, मनफी अप्लाई कर दिया, -c इज इक्वल माइनस, ठीक है, और हमने क्या किया c के साथ माइनस लगा दिया और इज इक्वल इस पूरे मैट्रिक के बाहर भी हमने माइनस लगा दिया। फर्स्ट स्टेप में हमने ये किया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, -c ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें प्लस माइनस माइनस 2 ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस -6 ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस -3 ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस -2 ऐसे ही आ गया, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया है कि जिस वैल्यू के साथ यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा होता उसके साथ प्लस ही होता है, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक हो गया। इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं, तो इधर दिया हुआ है d इज इक्वल -3 2 -4 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके भी हमने पहले माइनस अप्लाई कर दिया। आप देखें, आपको मैंने एक क्वेश्चन एक दो समझाया तो आप लोगों को इसकी समझ तो आ गई होगी, लेकिन मैंने सारे राइट कर दी हैं ताकि मैं आपको सारे ही क्वेश्चन समझा दूँ, ठीक है। अब इसके साथ हमने माइनस अप्लाई किया। सेम करना है इन सारे, जहाँ जितने भी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हमने बनाने हैं उन सब में इसी तरह सेम ही एक ही तरीका है, अप्लाई करके उनको सॉल्व कर लेना है। इसके साथ हमने माइनस अप्लाई किया, ये आ गया -d इज इक्वल, इस पूरे मैट्रिक के बाहर हमने माइनस लिखा, ये सारा मैट्रिक ऐसे ही। अब -d इसी तरह से आ गया इज इक्वल, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 का 3 आ गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया और 2 का 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 का 4 आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया और 5 का 5 आ गया। जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है। उसके बाद ये हमारा इसका आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट को। तो इसमें देखें e इज इक्वल क्या है 1 -5 2 3, ठीक है। अब इसके साथ भी e के साथ हमने बाहर माइनस लगा दिया, इज इक्वल इस पूरे मैट्रिक के साथ बाहर माइनस लगाया, ठीक है। पहले स्टेप में हम ये करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, -c तो ऐसे रहा, ये प्लस माइनस -1 हो गया, माइनस माइनस +5 हो गया, प्लस माइनस -2 हो गया और प्लस माइनस -3 हो गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 के भी सारे पार्ट जो हैं वो सॉल्व कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी कि नीचे दिए हुए कालमों के ट्रांसपोज कॉलम की, जो कह रहे हैं कि आपके जितने भी नीचे आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है, मैट्रिक्स दिए होंगे, आप लोगों ने उन सब के ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। तो अब हम ट्रांसपोज किस तरह से फाइंड करते हैं हम उसको देख लेते हैं। उससे पहले आप लोग यहाँ पे देखें, ये जो हम इस तरह से ये टी का जो साइन होता है, ठीक है, जब हम किसी भी ये वैल्यू है, ठीक है, ए है, ए के ऊपर हम ये जो टी लिखते हैं, ठीक है, इस टी को हम ट्रांसपोज कहते हैं, ठीक है। ये टी जो है ये ट्रांसपोज को डिनोट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या है, ए इज इक्वल 0 1 -2, ये एक मैट्रिक दिया हुआ है, इसका हमने क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज में हम फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि ए, ये जो हमारा मैट्रिक का जो नेम हमने दिया हुआ ए, इसके ऊपर हमने क्या अप्लाई कर दिया, ट्रांसपोज, यानी कि टी, ठीक है, ए की पावर टी यानी कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल, फिर जो मैट्रिक है उसके ऊपर भी हमने टी लिख देना है, टी राइट कर देना है। टी का मतलब है ट्रांसपोज, हमने यानी कि हमने इसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया। फर्स्ट स्टेप में जस्ट आपने ये करना है, ए के ऊपर लिख दिया, ए की पावर में टी लिखा, जस्ट ये देखिए ए का ए सेम है, उसके ऊपर हमने टी लिख दिया, यानी ट्रांसपोज अप्लाई किया। उसके बाद मैट्रिक सेम वैसे ही लिख दिया, सेम टू सेम, जस्ट उसके ऊपर हमने ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया। फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने यही करना है। नेक्स्ट हम ट्रांसपोज को सॉल्व कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। ये ए ट्रांसपोज ये ऐसे ही लिख लेना है, सेम टू सेम इज इक्वल, जो ट्रांसपोज होता है उसको हम इस तरह सॉल्व करते हैं कि जो रोज़ होती हैं वो कॉलम में आ जाती हैं और जो कॉलम होते हैं वो रोज़ में आ जाते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे ये क्या था, एक कॉलम था, तो जब ट्रांसपोज अप्लाई किया तो वो उसने रो में चेंज हो जाता है। इसको इस तरह लिखते हैं, ये कॉलम था, ये 0 है, इसको फर्स्ट पे लिख रहे हैं, फिर ये जो 1 है उसको आगे इधर लिखना है, फिर -2 है उसको इधर लिखना है। यानी कि एक कॉलम होता है, एक कॉलम है, उसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई किया तो वो रो में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम जब इस तरह होता है तो हम उसको इस तरह से राइट कर देते हैं। तो इस तरह हम इसको ट्रांसपोज अप्लाई करना कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं। तो b इज इक्वल है पहले ट्रांसपोज मैट्रिक में 5 1 -6। अब ये देखें, एक रो आपको दिए हुए है, हमने पहला स्टेप मैंने बताया क्या करना होता है कि b के ऊपर हमने क्या लिखा, t, b की पावर t, यानी कि b के ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई किया इज इक्वल,
ये जितनी भी हमारी ये हमारी रो है, ठीक है, ये हमने वैसी सेम टू सेम राइट कर ली है और उसके ऊपर टी लिख दिया, यानी कि ट्रांसपोज हमने अप्लाई कर दिया। तो बी की पावर टी ऐसे ही आ गया इज इक्वल, अब ये जो है ये कॉलम है तो ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा, देख सकते हैं, ठीक है। ये 5 पहले लिखा, फिर 1 उसके नीचे, फिर -6 उसके नीचे, यानी एक ये रो थी तो इसको हमने कॉलम में लिख दिया, तो ये हमारा इसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई हो गया। मैंने बताया है जब कोई रो में होता है तो वो कॉलम में चेंज हो जाता है ट्रांसपोज अप्लाई करने के बाद, और अगर कॉलम में हो तो वो रो में हो जाता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है उसका थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। थर्ड में क्या है, C इज इक्वल, यहाँ पे C इज इक्वल आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स के अंदर 1 2 2 -1 3 और 0। तो इस मैटर को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को ट्रांसपोज समझा दिया है किस तरह हम स्टेप में सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, C के ऊपर हमने ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया, C की पावर T हो गया इज इक्वल, फिर हमने इस सारे का सारा ये मैट्रिक्स सेम लिखा, इसके ऊपर हमने ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया, इसकी पावर में हमने टी लिख दिया। उसके बाद नीचे आ जाते हैं कि सी का ट्रांसपोज, ठीक है, इज इक्वल हो जाएगा। अब मैंने बताया आप लोगों को कि जब ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं तो जो रोज होती हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं और कॉलम है वो रोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखें इस मैट्रिक में ये फर्स्ट रो है ना 1 और 2, तो इसको हम कॉलम में लिख देंगे। इस तरह लिखी हुई तो इसको हम इस तरह राइट कर देंगे। ये देखिए 1 और 2 है, ये रो में लिखी हुई है, हमने नीचे इसको कॉलम में राइट कर दिया 1 और 2। फिर ये सेकंड पे आ जाइए 2 और -1 इस तरह रो में है, ठीक है, हमने इसको कॉलम में नेक्स्ट लिख दिया 2 और नीचे -1। फिर ये थर्ड पे आ जाए, ये 3 और 0 ये रो है तो इसको हमने आगे कॉलम में लिख दिया, ठीक है। ये इस तरह रो में थी तो हमने इसको कॉलम में लिख दिया, तो इस तरह हमारा ये सॉल्व हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 के फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं। फोर्थ पे आ जाए तो फोर्थ में देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में देखें D इज इक्वल, यहाँ पे क्या है 2 3 0 5, इसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा D की पावर T इज इक्वल, ठीक है, ये मैट्रिक्स सारा ऐसे लिखा, इसके ऊपर भी T आ गया, यानी कि ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया। अब D का ट्रांसपोज, ठीक है, इज इक्वल, ट्रांसपोज अप्लाई किया, मैंने बताया है रो जो है वो कॉलम में आ जाती है। ये देखें 2 और 3 था, इसको हमने 2 और 3 कॉलम में लिख दिया, ठीक है, ये रो में था, इसको हमने कॉलम में राइट कर दिया। और अब नेक्स्ट रो को देख लेते हैं 0 और 5, तो ये रो में है तो इसको हमने कॉलम में राइट कर दिया, ठीक है। जब इस तरह होती है तो फिर इस तरह हम, पहली रो है तो उसको फर्स्ट पे जाहिर है कॉलम में लिखना है, और दूसरी है तो फिर उसको सेकंड में कॉलम में लिख देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, E इज इक्वल 2 3 -4 5, इसके ऊपर भी हमने ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया। E की पावर T इज इक्वल 2 3 -4 5, वही सेम टू सेम मैट्रिक लिखा है, उसके ऊपर T लिख दिया, यानी कि ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया है। E का ट्रांसपोज इज इक्वल, ये आप देखें ये रो थी ऐसे तो हमने इसको कॉलम में लिख दिया, पहले ब्रैकेट लगाई, उसके बाद हमने क्या किया 2 और 3 इस तरह कॉलम में लिख दिया, और ये दूसरी रो है तो इसको भी हमने इधर कॉलम में लिख दिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट। तो इसके 6 क्वेश्चन में है F इज इक्वल 1 2 3 4, इसी तरह से हमने इसके ऊपर भी ट्रांसपोज अप्लाई कर लिया। ये देख सकते हैं F की पावर T यानी F ट्रांसपोज इज इक्वल मैट्रिक्स जितना भी है उसके ऊपर भी ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया, ठीक है, सेम लिख के। फिर F की पावर T ऐसे ही आ गया इज इक्वल, ये फर्स्ट रो जो है इसको हमने कॉलम में लिख दिया है, ठीक है, इस तरह थी फर्स्ट रो, फिर हमने नीचे कॉलम में लिख दिया 1 2, ये सेकंड रो थी 3 और 4, फिर इसको भी हमने इस तरह कॉलम में लिख दिया 3 और 4, इस तरह हमारा ये भी सॉल्व हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 के सारे हमने जितने भी पार्ट थे उनको सॉल्व कर लिया, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देख लें, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि वेरीफाई डैट इफ A इज इक्वल, आपको ये एक मैट्रिक दिया हुआ है जिसमें रो फर्स्ट कॉलम में है 1 और 0, सेकंड में है 2 और 1। उसके बाद B कॉलम आपको एक मैट्रिक दिया हुआ है, उसमें क्या है 1 2 और 1 0, ठीक है, ये आपको गिवन है। वो कह रहे हैं कि आपको ये A मैट्रिक और B मैट्रिक पहले से दिया हुआ है, आपने क्या वेरीफाई करना है, ये फर्स्ट पे आपने क्या वेरीफाई करना है कि A का ट्रांसपोज और फिर उसका होल ट्रांसपोज इज इक्वल A के आए, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए इसके अंदर ए का ही गिवन है सारा, ठीक है, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल ए, तो हम यहाँ से ए मैट्रिक ले लेंगे ये वाला, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे राइट कर लिया, इस मैट्रिक को, ये पहले से गिवन होगा आपको, ए इज इक्वल हमने ये सारा राइट किया। उसके बाद यहाँ पे देखें इसको हम सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। इसके अंदर इस ट्रांसपोज को, इस ब्रैकेट को छोड़ के यहाँ पे देखें इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ए ट्रांसपोज ए की पावर टी। इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इसके डबल ट्रांसपोज हमने लेना है। आप लोग देख सकते हो ये फर्स्ट पहले ए का ट्रांसपोज लेंगे, फिर उसका दोबारा से हमने ट्रांसपोज लेना है। तो हम पहले ए की वैल्यू हमने लिख ली, अब इसका पहले ट्रांसपोज ले लेते हैं। हमने क्या किया, ए की पावर टी यानी कि ए का ट्रांसपोज ले लिया, इस ए की पावर टी लिख दी इज इक्वल, और ये सेम टू सेम मैट्रिक यहाँ पे राइट किया और उसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया यानी कि टी, ठीक है। अब ये हमने किया, अब इसको सॉल्व करने का भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे करते हैं। ये देखें ए की पावर टी यानी कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल, ये फर्स्ट रो थी 1 और 2, इसको हमने कॉलम में लिख दिया 1 नीचे 2, फिर ये सेकंड रो थी 0 और 1, तो इसको हमने सेकंड कॉलम में लिख दिया 0 और नीचे 1, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दिया, ठीक है। तो हमने ए ट्रांसपोज को सॉल्व कर लिया। अब हमने इसके अंदर ए ट्रांसपोज को सॉल्व कर लिया, अब हमने इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेना है, जिसका ट्रांसपोज लिया है इसी का दोबारा से लेना है। अब हम इसी ए ट्रांसपोज को हमने यहाँ पे ए ट्रांसपोज राइट किया और इसका फिर से होल ट्रांसपोज हमने ले लिया, ठीक है। ये देखें यही मैंने लिखा है ए ट्रांसपोज, इधर लिखा, फिर इसके ऊपर ब्रैकेट लगा के इसका दोबारा से मैंने ट्रांसपोज ले लिया। इसी तरह से ये जो वैल्यू अब हमारे पास आंसर आया था, इसको हमने यहीं पे इसी को इधर राइट किया और इसके ऊपर दोबारा से ट्रांसपोज लगा दिया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद देखिए इस स्टेप के बाद आप लोगों ने इस स्टेप पे आ जाना है, ठीक है। आप इसके बाद देखिए ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ऐसे ही है। अब इसका ट्रांसपोज सॉल्व कर लेते हैं, तो वो क्या आएगा, मैंने बताया फर्स्ट रो है वो कॉलम में आ जाएगी, यानी कि ये 1 0 है पहली रो में, तो ये कॉलम में आ गया 1 0, और सेकंड रो है 2 और 1, तो वो सेकंड कॉलम में आ गया 2 और नीचे 1। इस तरह ये सॉल्व हो गया। अब हमने चेक करना है, ठीक है, ये हमने सॉल्व तो कर लिया, अब हमने देखना है कि जो उसने कहा था वेरीफाई करना है इन दोनों को, वो हुआ भी है या नहीं। तो अब हम देख लेते हैं, उसने ये कहा हुआ है कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जब आप ले लोगे तो आपने चेक करना है कि इस सारे का आंसर ए के इक्वल आया भी है या नहीं। तो अब देखें ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज का आंसर क्या आया है, 1 2 0 1। अब देखते हैं ए का आंसर, ए मैट्रिक में कौन सी वैल्यू है। ये देखें 1 2 0 2, ये ए है, ठीक है, ये देखें इसका ये मैट्रिक है, और ये ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज है, उसका हमने सॉल्व किया तो वो ये मैट्रिक है। अब इनकी देख लेते हैं वैल्यू सेम है। ये देखें 1, इसकी भी 1 है, इसकी भी सेकंड 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी 0 है, इसकी भी इधर 0 है, इसकी 1 नहीं है, इसकी भी 1, यानी कि ये दोनों इक्वल आ गए हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल आया है, कि हमने ये प्रूव कर लिया है कि ये दोनों जो हैं आपस में इक्वल हैं, ठीक है। इस तरह हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट जो है, इसके अंदर क्या है, बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल बी। तो हमें बी की वैल्यू भी जो है क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, वो ये थी, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे राइट कर ली, बी इज इक्वल 1 1 2 और 0, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, इसी तरह से हमने इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब देखिए बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, यानी कि पहले हम बी का ट्रांसपोज लेंगे, फिर जो ट्रांसपोज आएगा उसका दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। अब ये देखें ये वैल्यू हमें पहले से दी हुई है। अब हम बी का ट्रांसपोज ले लिया, बी के ऊपर हमने लिखा टी, यानी कि बी का ट्रांसपोज इज इक्वल, ये सारा मैट्रिक हमने ऐसे ही लिख दिया और इसके ऊपर हमने लगा दिया टी, यानी कि इस पूरे मैट्रिक का हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब हम लिख लेंगे बी का ट्रांसपोज ऐसे ही इज इक्वल, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, वो कैसे लेते हैं मैंने बताया है। फर्स्ट रो को, जो पहली रो है वो कॉलम में आ जाती है। देखिए 1 1 था, इस तरह राइट था, तो हमने इसको इस तरह राइट कर दिया, यानी कि कॉलम में। और अब सेकंड रो है तो उसको हमने सेकंड कॉलम में राइट कर दिया। 2 0 था, 2 0 आ गया, इस तरह राइट कर दिया। अब ये तो एक बी का ट्रांसपोज ले लिया, अब इस बी के ट्रांसपोज का हमने दोबारा से ट्रांसपोज लेना है, ये देखें, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज हमने ऐसे लिखा और इसके ऊपर हमने ब्रैकेट लगा के दोबारा से इसका ट्रांसपोज ले लिया, इज इक्वल, ये जो आंसर आया है इसके ऊपर फिर से ट्रांसपोज लगा देंगे। और देखिए बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए फर्स्ट रो है ये कॉलम में आ जाएगी, 1 2 ये रो में था तो ये कॉलम में आ गया, 1 और नीचे 2 आ गया, ठीक है। इसी तरह ये सेकंड रो है तो ये भी हमारी सेकंड कॉलम में आ जाएगी, 1 और 0 इस तरह रो में है, तो इस तरह ये कॉलम में आ गया 1 और नीचे 0।
अब हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारा प्रूव हुआ है या नहीं। अब देखिए ये आ गया बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज का ये आंसर है और बी का आंसर ये था। देखते हैं इन दोनों की, इसकी और इसकी वैल्यू सेम है या नहीं। देखिए इसकी फर्स्ट वैल्यू 1 है, इसकी भी 1, इसकी सेकंड 1, इसकी भी 1, इसकी थर्ड 2, इसकी भी 2 है, इसकी 0 है और इसकी भी 0 है। तो ये दोनों जो हैं वो इक्वल हैं, तो हमने लिख दिया बी की ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल बी। इस तरह से हमने ये पूरी एक्सरसाइज जो है 1.2 कंप्लीट सॉल्व कर ली है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज में जिसकी अभी तक भी आपको समझ में नहीं आई या उसमें कोई इशू है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों का वो इशू भी सॉल्व कर दूंगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक ईजिली पहुँच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।